अभी तक हमने दूसरे पार्ट उपभोक्ता संतुलन में तटस्थ वक्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब हम बजट रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो तटस्थ वक्र हमें ये जानकारी देते हैं कि दो वस्तुओं के को किन संयोगों के रूप में उपभोग किया जाए या क्रय किया जाए। तटस्थ वक्र में ये जानकारी नहीं दे सकते हैं कि हम किसी भी उपभोक्ता को वस्तुओं की कितनी मात्रा का उपभोग करना चाहिए। तो इसके लिए एक व्यवस्था है अर्थशास्त्र में, जो कि बजट रेखा के रूप में है। तो तटस्थ वक्रों की जानकारी से उपभोक्ता, जो कि बुक में भी यही है कि तटस्थ वक्रों की जानकारी से उपभोक्ता ये निश्चित नहीं कर सकता है कि उसे विभिन्न वस्तुओं की कितनी मात्रा उपभोग करनी चाहिए। और ये जो मात्रा है इसका निर्णय वो कैसे लेगा? अपनी आय के अनुसार, कि मेरी आय इतनी है और मैं इस आय के अनुसार किस तरह की वस्तुओं को क्रय करूं और कितनी कीमत की वस्तुओं को क्रय करूं। तो ये इस सब का निर्णय कब होगा? जब हम हमारी आय के अनुसार बजट रेखा का निर्माण करेंगे। तो ये चीज़ें लिखी हुई है कि उपभोक्ता को इस बारे में निर्णय लेने के लिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे कितनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करना है और वस्तुओं की प्रति इकाई कीमत क्या है। मतलब जो एक वस्तु की कीमत है उसके अनुसार उस अपनी आय को वो किस तरह से वस्तुओं में खर्च कर सकता है। तो इन सब की जो योजना बनाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे? एक तरह से बजट रेखा। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रखा है कि माना कि बाजार में n वस्तुएं हैं और इनकी कीमतें, जैसे पहली वस्तु की कीमत P1 है, दूसरी की P2 है, n तक वस्तुएं दे रखी है और nवीं वस्तु की कीमत Pn है। तो P मतलब प्राइस, ठीक है। और उपभोक्ता की कुल आय कितनी है? M है। M मतलब मनी। तो कुल आय को यहाँ पर क्या संकेत दिया है? M दिया है। तो अब इसके लिए हम अगर इसको एक सूत्र के रूप में बनावें तो कुल आय यानी M बराबर हो जाएगा पहली वस्तु की कीमत P1 है और पहली वस्तु की मात्रा, जो पहली वस्तु की मात्रा माना X1 है, तो P1 इंटू X1 आ जाएगा, प्लस दूसरी वस्तु खरीद रहे हैं हम तो P2 उसकी कीमत है और X2 उसकी मात्रा है, तो P2 इंटू X2। इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है जो हमारी कुल आय से हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो इसको एक समीकरण के रूप में लिख दिया कि M बराबर P1 X1 प्लस P2 X2 प्लस डेस डेस बहुत सारी वस्तुएं हैं और ये वस्तुएं कुल कितनी मान रखी हमने? N। तो Pn इंटू XN आ जाएगा। और ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर P1 P2 P3 Pn वस्तुओं की कीमत है और X1 X2 डेस डेस XN तक वस्तुओं की उपभोग की मात्रा है। अब इसको अगर हम केवल दो वस्तुएं ले लें तो दो वस्तुएं माना कि X और Y लिए, तो बजट रेखा को भी हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ में बना सकते हैं। तो ये ग्राफ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? दो वस्तुएं X और Y लेते हैं। पहली वस्तु की जो X है उसकी कीमत Px और दूसरी Y की Py है। तो इस बजट समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? M यानी I। तो X, पहली वस्तु X है तो X इंटू पी एक्स प्लस दूसरी Y है तो Y इंटू पी वाई। तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में बजट रेखा को ग्राफ में बनाएंगे। तो अब यहाँ बता रखा है जैसे X एक्स पर X वस्तु ली गई है और Y एक्स पर Y वस्तु ले रखी है और इसको हम X और Y का जो ये संयोग है वो यहाँ पर बता रखे हैं। प्राप्त संयोग बजट रेखा से मूल बिंदु की ओर होंगे और अप्राप्त दूसरी ओर होंगे। तो ये बजट रेखा के समीकरण के लिए एक ग्राफ इस तरह का प्राप्त होगा। अब यहाँ एक उदाहरण और अंकों के रूप में लेकर के देखते हैं। तो वो उदाहरण बता रखा है कि X को वो ये यहाँ पर है जो उपभोक्ता की आय कुल है 80 रुपये और जो पहली वस्तु X मानी गई है, माना कि वो एक वस्तु की यानी प्रति इकाई जो उसकी कीमत है वो क्या है? 2 रुपये है और Y वस्तु है उसकी एक इकाई की कीमत है 1 रुपये।
अब अगर उपभोक्ता अपनी आय जो उसकी 80 रुपये है उसको एक्स वस्तु पर खर्च करेगा तो उस वो कितनी इकाइयाँ ले सकता है, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य कितना है 2 रुपये, तो कुल उसके पास 80 रुपये है, तो कितनी चीज़ें खरीद सकता है वो 40 इकाई के रूप में वस्तुएं खरीद सकता है। और अगर यानी एक्स का मान जो है मात्रा है वो क्या हो जाएगी 40, और अगर वो पूरी आय जो 80 रुपये है उसको वाई पर खर्च करता है तो वाई का मूल्य कितना है एक वस्तु का 1 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाई वस्तु की कितनी मात्रा या इकाई क्रय करेगा 80। अब हम इसको ग्राफ पे दिखा सकते हैं, जैसे पैमाना ले लें यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 तक। तो एक तरफ तो आपका एक्स वस्तु है तो एक्स वस्तु की कितनी मात्रा हो जाएगी 40 और वाई के लिए 80 पे हम इन दोनों को मिला सकते हैं। इसके अलावा बीच में भी कोई बिंदु मान करके हम इस ग्राफ पे बना सकते हैं। तो अब ये कीमत रेखा क्या है? कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। जो दो वस्तुओं के संयोग है जो क्या उपभोक्ता क्या करेगा अपनी आय व दोनों वस्तुओं की कीमत के दिए होने पर प्राप्त करता है। अब यहाँ पर ए और बी इन्होंने जोड़ करके यहाँ बता रखा है, ये संयोग है जो बजट रेखा कहलाएगी। और जो बजट रेखा है उस पर खींचे गए बिंदुओं पर ही उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च होती है। जैसे अगर हम एक्स का कोई एक मान ले लें यहाँ पर, तो एक्स का मान लेने पर वाई का मान हम उस बजट रेखा से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी को बता रखा है कि बजट रेखा का ढाल किस प्रकार का होता है, तो ये आगे आएगा। बजट रेखा के लिए क्या सूत्र हो गया एक तरह से, या समीकरण हो गई m बराबर x इंटू पी एक्स। एक्स पहली वस्तु की मात्रा, पी एक्स उसकी कीमत, प्लस y इंटू पी वाई दूसरी वस्तु की मात्रा इंटू उसकी कीमत। अब इसमें एक वस्तु को आप पक्षांतरित कर दो, एक जो भी मान है उसको हम पक्षांतरित करेंगे तो दूसरी तरफ जाने पर, जैसे यहाँ पर x पी एक्स को m वाले पक्ष में ले गए तो m माइनस एक्स इंटू पी एक्स हो जाएगा। यहाँ वापस y, केवल y का मान निकालना है, तो जो y के साथ पी वाई है वो दूसरे पक्ष में जाके m के साथ भी भाग देगा, तो m बटेवा पी वाई हो गया ये यहाँ। और पी एक्स बटेवा पी वाई, उधर से पी वाई आकर के वो भी पी इनके नीचे आ जाएगा, उधर गुणा के रूप में, तो यहाँ पर भाग के रूप में हो जाएगा इंटू एक्स। इसको इस तरीके से लिख दिया जैसे पहले नंबर पे लिखा है m बराबर एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। अब इस पक्ष से वाई पी वाई वाला जो है मान उसको यहाँ ले जा रहे हैं हम दूसरे वाले पक्ष में, तो ये हो जाए वाई पी तो इधर रह गया, और दूसरा ये एक्स पी एक्स एम के साथ आया तो इधर धनात्मक है, तो यहाँ आकर के एक्स पी एक्स क्या हो गया ऋणात्मक के रूप में हो जाएगा, माइनस के रूप में। ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आया तो ये हो गया अपने माइनस के रूप में, इस तरीके से ये यहाँ पर। फिर वापस यहाँ से हम वाई पी वाई के यहाँ से हमने क्या हटाया पी वाई को हटाया, तो ये पी वाई एम के यहाँ उधर पहले पक्ष में ये गुणा के रूप में, तो m के साथ क्या करेगा ये भाग की क्रिया करेगा, तो m बटेवा पी वाई हो जाएगा जो ये यहाँ पर हो रहा है। फिर वापस पी एक्स को पीछे लिया है, यहाँ एक्स को यहाँ
एक्स इंटू पी एक्स है, जिसको पी एक्स तो आगे ले लिया और पी वाई इस पक्ष से इधर आया, जो ये पी वाई यहाँ पर नीचे आ गया और इंटू ये एक्स यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से इनको लिखा गया है। अब इस समीकरण की तुलना हम सरल रेखा के सामान्य समीकरण से, एक सरल रेखा की सामान्य समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये निश्चित समीकरण है। उसकी इस जो भी हमको समीकरण प्राप्त हुई है उसको इससे तुलना करें। तो यहाँ सबसे पहले हम मिलाएंगे पहले वाले पक्ष को, तो y की जगह इधर y आ रहा है, फिर उसके बाद m इंटू एक्स। तो पहली जो समीकरण हमारी हमने बनाई है ऊपर, उसमें x के साथ आ रहा है पी एक्स बटेवा पी वाई, तो यानी m का मान क्या हो गया, ये पी एक्स बटेवा पी वाई, और इसके साथ चिन्ह भी आएगा क्योंकि m इंटू एक्स ये क्या है, धनात्मक है। तो m का मान यहाँ माइनस से शुरू करेंगे। तुलना किससे होगी, ये x वाला जो भी भाग है x पी एक्स बटेवा पी वाई, और इसमें x के साथ क्या है, m है। तो ये m की जगह तो ऊपर वाले समीकरण में पी एक्स बटेवा पी वाई है, और यहाँ जो c है वो c का मान उस समीकरण के अनुसार हो जाएगा m बटेवा पी वाई। तो अभी हम यहाँ आगे लिख रहे हैं। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर m ढाल को तथा c किसको बताता है, y एक्स पर अंतःखंड को दर्शाता है। तो इन दोनों समीकरणों को अगर हम तुलना करें तो m का मान आ रहा है इस समीकरण के अनुसार माइनस पी एक्स बटेवा पी वाई। तो बजट हाँ, ये थोड़ा सा आगे हो गया था पेज। बजट रेखा का जो ढाल है उसको हम क्या क्या संकेत मान रहे हैं, एम मान रहे हैं। तो ये बजट रेखा का हमसे पूछा जा सकता है, बजट रेखा का ढाल का रूप किस प्रकार का होता है। तो बजट रेखा का ढाल की कीमत अनुपातों के बराबर होता है। ऋणात्मक रूप में होता है, माइनस जो पहली वस्तु है उसकी कीमत बटेवा दूसरी वस्तु की कीमत के बराबर होता है। तो ये बजट रेखा का ढाल हमने किससे ज्ञात किया, पहले तो हम जो हमारी बजट रेखा समीकरण है उसको लिखा m बराबर एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। अब हम यहाँ पक्षांतरित कर रहे हैं, तो y इंटू पी वाई जिस पक्ष में उधर ही रखा, x इंटू पी एक्स को m वाले पक्ष में ले गए तो ये माइनस के रूप में हो गया। अब हमने y के साथ जो पी वाई है उसको भी दूसरे पक्ष में ले गए, तो y के साथ वो गुणा हो रहा था तो इधर दूसरे पक्ष में आकर के m के साथ भी भाग के रूप में होगा, तो m बटेवा पी वाई हो गया। और पी एक्स इंटू पी एक्स के साथ भी उसी तरीके से लिखेंगे, तो पी एक्स बटेवा पी वाई इंटू एक्स हो गया। अब इस समीकरण को तुलना कर रहे हैं हम जो सरल रेखा की जो सिंपल या सामान्य समीकरण है उससे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो पहले पक्ष में y है, इसमें भी पहले पक्ष में y है, दूसरे पक्ष में m इंटू एक्स। तो दूसरे पक्ष में m इंटू जो पहली समीकरण है उसमें x के साथ आ रहा है माइनस पी एक्स बटेवा पी वाई। तो m का मान हो गया यहाँ पर माइनस पी एक्स बटेवा पी वाई, जो m को क्या कहेंगे, हम ढाल कहेंगे, और c क्या है यहाँ पर y एक्स के अंतःखंड है। तो m का मान इससे क्या ज्ञात हो रहा है, पी एक्स बटेवा पी वाई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि बजट रेखा का ढाल कीमत अनुपातों के बराबर होता है। अब है उपभोक्ता का संतुलन, और इसी का जो बजट रेखा का ग्राफ है तो वो कैसे बनेगा, ये इसके अनुसार एक्स एक्स पर एक्स वस्तु ले रखी है और वाई एक्स पर वाई, और इसके अंदर तटस्थता वक्र बनेंगे। ये तटस्थता वक्र और बजट रेखा जहाँ पर स्पर्श करेंगे वो क्या होगा, संतुष्टि का अधिकतम बिंदु होगा। अभी आगे इसमें उपभोक्ता संतुलन में ये चीज़ है कि उपभोक्ता का संतुलन किस स्थिति में होता है। तो सबसे पहले उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा जहाँ वह अपनी संतुष्टि को
अधिकतम करता है। कोई भी व्यक्ति मतलब संतुलन की स्थिति में कब होता है, जब उसकी सभी तरह की संतुष्टियों की पूर्ति हो जाती है, यानी संतुष्टि को अधिकतम करता है। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए क्या क्या शर्तें होना आवश्यक है। तो ये 3 शर्तें हैं। उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर बजट रेखा एक तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है। अभी वक्र में बताया ना, वापस बताती हूँ मैं। फिर दूसरा है, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कीमत के अनुपातों के बराबर होती है। तो MRS जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो किसके बराबर होगी, PX बटेवा PY के। और तीसरा है, उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी होनी चाहिए, घटती हुई यानी गिरती हुई होनी चाहिए। और यानी तटस्थता वक्र कैसा होना चाहिए, मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। तो ये चित्र में आगे बता रखा है कि उपभोक्ता के संतुलन का पता लगाने के लिए तटस्थता वक्र और बजट रेखा का क्या करेंगे, एक साथ ग्राफ बनाएंगे। जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु के, पहले भी पढ़ा हमने, जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु के जितना पास या समीप होता है वह क्या करता है, संतुष्टि के कम स्तर को बताता है। जबकि मूल बिंदु से दूर के तटस्थता वक्र क्या करेंगे, संतुष्टि का स्तर, जैसे जैसे मूल बिंदु से दूर जाता जाएगा तटस्थता वक्र, संतुष्टि का स्तर कैसा होता जाता है, ऊंचा होता जाता है। और बजट रेखा अगर है और तटस्थता वक्र दोनों है ग्राफ पर, तो बजट रेखा के दिए होने पर उपभोक्ता उच्चतम तटस्थता वक्र को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब ये इसी का बजट रेखा और तटस्थता वक्र का ग्राफ एक साथ है, जिसमें तटस्थता वक्र बता रखे हैं IC1, IC2 और IC3। अब इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक भी बजट रेखा है, तटस्थता वक्र जो मानचित्र है IC1, IC2 और IC3 3 है। बजट रेखा के दिए होने पर उपभोक्ता अधिकतम IC2 वक्र को प्राप्त कर सकता है। और ये P बिंदु इसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है जो ये IC2 को स्पर्श करता है। तो जहाँ पर जो तटस्थता वक्र और बजट रेखा स्पर्श करते हैं वहाँ पर उपभोक्ता का कौन सा बिंदु होगा, संतुलन का बिंदु होगा। तो ये क्या, इसमें क्या दिख रहा है हमें कि बजट रेखा तटस्थता वक्र IC2 को स्पर्श करती है, तो यह उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। और इस बिंदु पर उपभोक्ता X की OL मात्रा व Y की OM मात्रा खरीदता है। अब चित्र से वापस देखेंगे हम, जो IC2 वाला है तटस्थता वक्र और बजट रेखा दोनों स्पर्श हो रहे हैं P बिंदु पर। तो यहाँ पर X की कितनी मात्रा है, OL है, और Y की कितनी मात्रा है, OM है। और ये संतुलन का बिंदु है। अब यहाँ इन सबको समझने के बाद क्या निष्कर्ष मिलता है हमें कि क्रमवाचक विश्लेषण अधिक वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, और इसी कारण से ये गणनावाचक विश्लेषण से अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये हमारा क्रमवाचक विश्लेषण भी आज पूरा हुआ और दूसरा पार्ट भी पूरा हो गया है। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी कॉपी में करने हैं, और फिर इसके बाद हम तीसरे पार्ट को शुरू करेंगे।